Hello everyone, this is Ziddhi Vidyarthi Ajay Chauhan and I have brought out current affairs for the preliminary examination, the first stage of civil services for the year 2024, and we are going to learn about the various issues that are ongoing in the contemporary times और उनका रेलेवेंस जो है हमारे पेपर के लिए वो भी हम समझेंगे कि भाई पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस इससे प्रिलिमिनरी स्टेज में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो एट ए यूपीएससी लेवल, सेंट्रल लेवल और मे बी एट द पीसीएस लेवल। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है आपका दैट इन माय ओपिनियन दैट शुड बी वेरी मच स्ट्रेंथेंड, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन होता है तो वहां से क्वेश्चंस जो अराउंड 80 to 85 क्वेश्चंस आते हैं और सम व्हाट एप्लीकेशन इज देयर इन द इकोनॉमी एनवायरनमेंट पार्ट जो कि करंट अफेयर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो वो जो क्वेश्चंस हैं कई बार उसमें यू कैन मिस, बट अगर करंट अफेयर्स पे अच्छा होल्ड है आपका तो यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखिए पेपर के दिन जो होती हैं चीजें वो अलग हो गई, लेकिन उसकी जो जर्नी है, उसकी जो तैयारी है, उसकी जो प्रिपरेशन है आपके एंड से, तो एटलीस्ट उसमें कमी नहीं रह जानी चाहिए। ठीक है, तो विल ट्राई टू सॉर्ट आउट डिफरेंट टॉपिक्स अंडर दिस सीरीज फॉर द प्रीलिम्स स्टेज। ठीक है, though without wasting much time we should start with the topics today. This will be the first lecture of a preliminary current affairs series, so let's start with the topic. तो पहला टॉपिक आज जो है हमारा वो आप देख पाओगे यहाँ पर कि आइलैंड ऑफ लैम्पेडूसा। अगर मैं आइलैंड ऑफ लैम्पेडूसा की बात करूं तो ये न्यूज में था रिसेंटली। रीजन क्या है इसका, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि ये अभी हिस्ट्री में मतलब ये चल क्यों रहा था न्यूज में, तो फर्स्ट थिंग इज कि टुनीशिया जो कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, वहां से अराउंड 1.26 लाख माइग्रेंट्स इटली पहुंचे हैं 2022 के अंदर। ठीक है, विद इन ए सिंगल ईयर 1,26,000 माइग्रेंट्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम टुनीशिया, दैट इज नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, टू द मेन लैंड ऑफ इटली। और उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लैम्पेडूसा पहुंचते हैं। ठीक है, इटली के सदर्न मोस्ट आइलैंड जो है वो लैम्पेडूसा है, विच इज अ पार्ट ऑफ पेलाजी आइलैंड्स। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें इस चीज को तो अभी रिसेंटली यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है अर्सुला वॉन डेर लेयन, तो उन्होंने विजिट किया है लैम्पेडूसा आइलैंड पे एक माइग्रेंट रिसेप्शन सेंटर, और ये रिसेप्शन सेंटर पे जब गई हैं और ये चूंकि क्राइसिस बढ़ी है क्योंकि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भी रिसेंटली बोला है कि ये अनसस्टेनेबल पैटर्न है, इससे इटली की इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ने वाला है और इसलिए कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है। माइग्रेंट इन्फ्लक्स इतना अलाउ नहीं करना चाहिए कि हमारी खुद की कंट्री ही कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज होने लगे। तो दैट इज द रीजन कि दिस इज बिकम रियली इंपॉर्टेंट। ये मैपिंग में आपका क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स 2024 में पूछा जा सकता है, तो यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट। फिर अभी मैप की बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, तो आप ये देख पाओगे, देखिए दिस इज टुनीशिया। अब टुनीशिया जो है इससे इस आइलैंड पे पहुंच रहे हैं लोग माइग्रेंट्स होके। ठीक है, दिस इज इटली। अब इटली का ये एक्सटर्नल पार्ट है, लाइक एक्सटेंडेड जो नीचे की तरफ है सदर्न एरिया में, तो ये एक्सटेंडेड आइलैंड है और यहाँ पर ये चूंकि इटली गवर्न करता है इस आइलैंड को, लेकिन एट द सेम टाइम माइग्रेंट क्राइसिस की वजह से लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और इसी से फिर मेनलैंड इटली पे भी पहुंच रहे हैं। तो ये एक कंसर्न बनी हुई है इटालियन गवर्नमेंट की कि कैसे इस माइग्रेंट क्राइसिस को रोका जाए। तो ये आपका इसी के बीच में ये जो पेलाजी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये इटली के आइलैंड्स हैं। इसमें लिनोसा आइलैंड आता है, लैम्पेडूसा आइलैंड आता है और लैम्पियोने आइलैंड आता है। ठीक है, तो ये आइलैंड्स जो है आपको कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी इनकी पोजीशनिंग के बारे में, मैपिंग के बारे में पूछा जा सकता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, जो कि यूपीएससी पूछता रहा है। तो we'll move forward from here and I have told you about the reasons that why it had been in the news। टुनीशिया से लोग जा रहे हैं, रीजन क्या है टुनीशिया से जाने का? अगर माइग्रेंट क्राइसिस हो रही है तो उसका रीजन क्या है? फर्स्ट थिंग इज ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इन टुनीशिया, जिसकी वजह से वहां पर जो डेवलपमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल इन 2021 इटसेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो टुनीशिया में था वो कितना था? वो 40% था। 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत होता है किसी कंट्री के लिए, यानी कि वहां पे बेरोजगारी हर तरफ छाई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होगा तो पीपल विल थिंक ऑफ सीकिंग टू दोज ओपिनियंस और गोइंग टू दोज प्लेसेस वेयर दे कैन फाइंड बेटर लाइवलीहुड। और इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने रुख किया है सबसे पास वाली कंट्री के टुनीशिया से। ठीक है, टुनीशिया का मैरीटाइम अगर नेबरहुड देखा जाए तो एक्सटेंडेड नेबरहुड में क्या पाओगे? इटली को पाओगे, इसलिए लोग यहां से वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगर इसकी बात करें लैम्पेडूसा की, तो इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड है इटालियन
पेलाजी आइलैंड्स में, जो कि मेडिटेरेनियन सी में है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी में है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन सी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खाली एक रीजन से नहीं, सिर्फ लैम्पेडूसा आइलैंड की वजह से नहीं, अभी क्या है, इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, वो दोनों भी लोकेटेड है किस पे, मैरीटाइम कोस्ट, मेडिटेरेनियन कोस्ट पे। फिर जो यूक्रेन इशू हुआ था, यूक्रेन रशिया इशू, उसमें भी कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि भाई ब्लैक सी और एडजॉइनिंग मेडिटेरेनियन सी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो इसलिए इसकी मैपिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। और अगर हम मेडिटेरेनियन सी की बात करते हैं यहां पे, तो लेट्स सी वन बाय वन डिफरेंट सीज विद इन द होल स्फीयर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो अभी मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, ये देखिए आपका ये पूरा का पूरा ये नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है आपका, ये आपका यहां पर यूरोप हो रखा है ऊपर की तरफ, और इसी में जो है अलग अलग सीज हैं, ठीक है। तो हमको ये सीज की लोकेशन हम जानेंगे जिससे वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारी हेल्प हो सके और लर्निंग हो सके, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगातार आते रहे हैं और अलग अलग फॉर्म में आते रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि यहां पर क्या क्या दिया है हमारे पास, ठीक है। तो पहली चीज जो है यहां पर ये एल्बोरन सी है। एल्बोरन सी को आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को देखिए। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, इट कनेक्ट्स, दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन ऑन इट्स वेस्ट एंड मेडिटेरेनियन सी ऑन इट्स ईस्ट, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से। उसके बाद उसी के जस्ट बगल में जो है एल्बोरन सी है। एल्बोरन सी किसके नीचे है, ये आइबेरियन पेनिनसुला, इसको आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो लर्न कर लीजिए इसको। ये आइबेरियन पेनिनसुला है, ये स्पेन है आपका, ये पोर्चुगल है आपका, और इसके नीचे जो है ये एल्बोरन सी है आपका, ठीक है। एल्बोरन सी के साथ में जब हम इसके नॉर्थ में जाते हैं तो ये हमारा ये एक एंडोरा है। एंडोरा इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। इट इज ए यूरोपियन लैंडलॉक्ड कंट्री, दिस इज एंडोरा, राइट। और यहाँ की खासियत क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन इसकी अराउंड 79,000 है, ठीक है। 80,000 ना मान के चलिए, तो 80,000 की इसकी पॉपुलेशन है। इसके जस्ट ऊपर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, दिस इज फ्रांस। फ्रांस के बगल में क्या है, अगर आप वेस्ट में देखोगे तो ज्योग्राफिकली बे ऑफ बिस्के इज लोकेटेड। बे ऑफ बिस्के के साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को कौन अलग करता है, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल सेपरेट्स ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। और यहीं पे ग्रेट ब्रिटेन के अगेन वेस्टवार्ड्स क्या है, सेल्टिक सी इज लोकेटेड व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एंड बिगर अटलांटिक ओशियन। तो सेल्टिक सी हमारा कहां पे है, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी जो है ये करना इंपॉर्टेंट रहता है, इससे एक मैपिंग का आइडिया मिलता है हमें, और इसी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो सॉल्व करना इजी हो जाता है। क्योंकि आपने जिस तरीके से ये विजुअल मेमोरी है आपकी, अभी आप देख रहे हैं और ये विजुअल मेमोरी में जाएगा आपकी, तो इससे होने वाला क्या है लॉन्ग टाइम में कि आपकी लर्निंग जो है वो इन डेप्थ होगी, प्रोफाउंड होगी, और उसके बेसिस पे आप जो है आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद मिलने वाली है। इसी में हम और भी एरियाज को देखते हैं कि कहां पर क्या है। तो मेडिटेरेनियन सी की अगर सेंटर पार्ट की मैं बात करूं, अभी हम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पे था, तो एल्डोरन सी जो है वेस्टर्न मोस्ट टिप है किस चीज की, मेडिटेरेनियन सी की। अभी जो है सेंटर की अगर बात करूं तो यहाँ पे लाइगुरियन सी है, देखिए आपका इटली के वेस्टवार्ड है, नॉर्दर्न वेस्टवार्ड है। फिर तिरहीनियन सी है आपका यहाँ पे इटली के वेस्टवार्ड, एड्रियाटिक सी है इटली के ईस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से इटली जो है तीन तरफ से सीज से घिरा हुआ है। कौन कौन सी सीज है यहाँ पे, लिगुरियन सी है, तिरहीनियन सी है और एड्रियाटिक सी है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि कौन सी सी का लोकेशन कहां पर है, ठीक है। उसके बाद नीचे जब जाते हैं हम लोग तो ये आप देखिए यहाँ पे तुनीशिया है, ये तुनीशिया से ही माइग्रेंट्स जा रहे हैं और इटली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये न्यूज में था अभी और हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे तो यहाँ पर आयोनियन सी है आपका ग्रीस के वेस्टवार्ड, ठीक है, ये आयोनियन सी है। इसके बाद यहाँ पे मेर्तुआन सी है, सी ऑफ क्रेट है, लीबियान सी नॉर्थ अफ्रीकन बॉर्डर में है, एजियान सी ऊपर की तरफ है आपका, ये ग्रीस के ईस्ट में है और टर्की के वेस्ट में है, ठीक है। तो एजियन सी इसके बीच में। अब आयोनियन सी की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली क्या ये न्यूज में था, हाँ बिल्कुल न्यूज में था। रीजन क्या है, एक जॉर्ज क्रस्तास करके पर्सन है, एक लॉयर है, और उन्होंने क्या किया है, ये आयोनियन सी को भी पास किया है। रीजन क्या है, वहां पर वो जो हमारे यहाँ के जो दिव्यांगजन बच्चे हैं, तो वैसे ही स्पेशल नीड्स स्कूल होते हैं वहां पे, तो स्पेशल नीड्स स्कूल को उसको फंड करने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए जॉर्ज क्रस्तास करके जो लॉयर हैं उन्होंने इसको तैर कर पार किया, ठीक है। ही स्वयं ऑल अक्रॉस, और उसकी वजह से जो अवेयरनेस जनरेशन हुआ है, जो फंड रेजिंग हुई है, तो वो स्पेशल नीड्स स्कूल को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये किसकी वजह से न्यूज में भी था। और यहां पर आइलैंड्स के नाम है ज़ैंटे,
दिस इज ज़ैंटे एंड कोरफू आइलैंड, ठीक है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूज में था। तो आयोनियन सी जो है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट अभी राइट नाउ इस न्यूज की वजह से तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल आइडिया रहना चाहिए व्हेनेवर वी आर इनटू न्यूज रीडिंग, तो वी शुड बी वेल अवेयर कि कहाँ पे क्या चल रहा है ज्योग्राफिकली एटलीस्ट, क्योंकि उससे 2 या 3 क्वेश्चन हर साल प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे यहां पर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर मैं आपको ये पूरा मैप अभी दिखा रहा था, तो अभी ईस्ट साइड ऑफ मेडिटेरेनियन की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। ईस्ट साइड की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो व्हाट डू वी हैव अप हियर, ये एजियन सी मैंने बताया टर्की और ग्रीस के बीच में, इसके बाद ये थ्रेसियन सी आपका, ठीक है। थ्रेसियन सी के बगल में ये सी ऑफ मरमरा है, फिर ब्लैक सी है। थ्रेसियन सी से ईस्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो सी ऑफ मरमरा मिलेगा, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि सी ऑफ मरमरा जाने के लिए हमें जो है डार्डेनेलस स्ट्रेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज डार्डेनेलस स्ट्रेट, इसी को बोलते हैं हम लोग, जो आप न्यूज में हमेशा सुनते रहे होंगे, दिस इज डार्डेनेलस स्ट्रेट। और ये सी ऑफ मरमरा, इससे अगर जब ब्लैक सी को कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर ब्लैक सी, ठीक है, तो ब्लैक सी को कनेक्ट करने के लिए कौन सा है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ये नैरो पैसेज ऑफ वाटर यहाँ पे बीच में, ठीक है, सी ऑफ मरमरा। अब यहीं पे अगर मैं आपकी बात करूं तो इस्तांबुल, ये इस्तांबुल भी है। आप टर्की के बारे में जान रहे हैं, तो तुर्की है जिसको आजकल बोला जाता है, तुर्की का जो मेन शहर है वो इस्तांबुल, यहाँ पे अंकारा तो यहाँ पे कहीं है, लेकिन ये जो कैपिटल है उसका, लेकिन इस्तांबुल जो है इसका मेजर सी पोर्ट है। एंड इस्तांबुल के होने की वजह से जो है टर्की का बहुत बड़ा से है इन द होल ऑफ द ब्लैक सी रीजन, ठीक है। ब्लैक सी को वो काइंड ऑफ उसका एक्सेस कंट्रोल करता है टर्की, ठीक है। तो ये हुई साइप्रस, CYP लिखा हुआ है, साइप्रस आइलैंड जो है इसके लेकर काफी डिस्प्यूट रहता है। किस तरीके का डिस्प्यूट है, अगर मैं बात करूं, डिस्प्यूट बिटवीन टर्की एंड ग्रीस और टर्की के बीच में डिस्प्यूट है। रीजन क्या है उस डिस्प्यूट का, क्योंकि इसका नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्सा जो है वो टर्की कंट्रोल करता है, एंड साउथ वाला जो हिस्सा है वो ग्रीस कंट्रोल करता है। और इसकी वजह से दोनों के बीच में काफी गहमा गहमी बनी रहती है, ठीक है। बोथ द कंट्रीज आर इनटू अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग और द पोजीशनिंग ऑफ दिस साइप्रस आइलैंड, ठीक है। तो इस टॉपिक को अलग से इन डिटेल पढ़ेंगे जब उस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए बस एक लर्निंग के लिए जरूरी है, ठीक है। अब अभी जो करंट लर्निंग चल रही है, जैसे मैं फिर इसको जूम आउट करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि कहां पे हमने पहुंचा। तो ये चीजें तो हमने लर्न कर ली यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ पे और लोकेशन को देखते हैं हम, तो ये मेडिटेरेनियन कोस्ट का ईस्टवर्ड साइड है, ठीक है। यहाँ पे ये इजराइल है आपका, ये जॉर्डन है आपका, लेबनान इज देयर, सीरिया इज देयर। तो ये कंट्रीज जो है ये भी बॉर्डर कर रही है मेडिटेरेनियन सी को। इससे हमारी लर्निंग क्लियर होनी चाहिए कि कल को क्वेश्चन आ जाएगा यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसके पहले भी 3 साल पहले 4 साल पहले भी जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो उन्होंने पूछा था कि गोलान हाइट्स जो है उसको कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, ठीक है। तो गोलान हाइट्स उस टाइम पे पूछा था, तभी ये न्यूज में रहता था। ये वेस्ट बैंक और इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अभी फिर से कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्वेश्चन माइट बी चेंज्ड इन सम अदर फॉर्म, ठीक है, कि विच ऑफ दीज कंट्रीज बॉर्डर मेडिटेरेनियन कोस्ट। और इसमें से 5-6 कंट्रीज के नाम ये आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि वो वहां पे जॉर्डन मेंशन कर दें, लेकिन जॉर्डन क्या यहाँ पे बॉर्डर कर रहा है ये देखने वाली बात है। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी हम पढ़ें तो हम डिटेल में पढ़ें किसी भी टॉपिक को। तो अभी जब इजराइल और पैलेस्टाइन में कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उस टाइम पे हम इसको इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो होप दिस इज क्लियर टू यू कि व्हाट वी आर लर्निंग। अभी ये मेडिटेरेनियन के बारे में हमने काफी आइडिया ले लिया है। लास्ट चीज एक और देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये वाला है, ग्रीस के ऊपर की कंट्रीज कौन सी हैं, तो ये अल्बेनिया है आपका, नॉर्दर्न मैसिडोनिया है आपका, यहाँ पे फिर सर्बिया है, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना है आपका, ये स्लोवेनिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो चीजें क्लियर होती चली जाती हैं कि भाई ये कंट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और इस रीजन को जब आप स्टडी करोगे ऐसे धीरे धीरे देखने से ही लर्निंग बढ़ती है हमारी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। इसके बाद जो है व्हाट वी डू हैव अबाउट, कि हम इन कंट्रीज के नाम एक बार देख लेते हैं लिखे हुए, ठीक है, ताकि हमारी मेमोरी में ये बस जाए। तो मेडिटेरेनियन कोस्ट पे टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 22 कंट्रीज आर बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी, और उसके साथ में एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जिसका नाम है जिब्राल्टर, ठीक है। जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपने देखा था, तो वहीं पे जिब्राल्टर करके एक टेरिटरी भी है, आइलैंड भी है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज कौन सी हैं, वेस्ट एशियन कौन सी हैं, और नॉर्थ अफ्रीकन कौन सी हैं। यूरोपियन की बात करता हूं तो स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा, मोनाको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बेनिया एंड ग्रीस। ये कंट्रीज हमने जस्ट अभी देखी है सारी की सारी, कि जो वहां पर लोकेटेड है, कहां पे, यूरोप के अंदर, जो कि बाउंड्री कर रही है किसको,
आपके मेडिटेरेनियन सी को। उसके बाद वेस्ट एशियन कंट्रीज, ये भी हमने जस्ट अभी देखी है, कौन कौन सी है, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन एंड द डिवाइडेड आइलैंड ऑफ साइप्रस। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जॉर्डन दिख रहा है क्या? जॉर्डन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि जॉर्डन जो है मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद 5 नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस जो कि यहाँ पर बॉर्डर करते हैं मेडिटेरेनियन सी पे और उसके कोस्ट पे लोकेटेड है, वो कौन कौन से कंट्रीज हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट, ठीक है। तो ये आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए इजिप्ट दिख रहा है, लीबिया दिख रहा है, तुनिशिया दिख रहा है, फिर यहाँ पे मोरक्को है आपका, अल्जीरिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सारी की सारी कंट्रीज जो है आपकी वो लर्न हो जाएंगी आपको, ठीक है। एंड फर्दर वी शुड मूव फॉरवर्ड। डीपेस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर डीपेस्ट पॉइंट क्या है? कैलिप्सो डीप। कैलिप्सो डीप जो है ये आपका डीपेस्ट पॉइंट है, लोकेटेड कहां पे? आयोनियन सी पे। इस पे हमने इन डिटेल बात की अभी, लेकिन फिर से अभी आयोनियन सी में भी कैलिप्सो डीप मेडिटेरेनियन सी का पूरे रीजन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जैसे मरीना ट्रेंच हम पैसिफिक ओशन का बोलते हैं, वैसे कैलिप्सो डीप जो है मेडिटेरेनियन सी का, लेकिन लोकेटेड किसमें है? अगेन अनदर सब सी विच इज आयोनियन सी, तो यहां पर लोकेटेड है। अब आयोनियन सी को कहां बोला जाता है? अगर आयोनियन सी का लोकेशन बोलना हो आपको तो इट इज वेस्ट ऑफ पेलोपोनीज पेनिनसुला ऑफ ग्रीस, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक को हम यहां पर विराम देते हैं और वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। सेकेंड टॉपिक इज साहेल सिक्योरिटी अलायंस। साहेल सिक्योरिटी अलायंस कौन कौन सी कंट्रीज ने स्टार्ट किया है? माली ने स्टार्ट किया, नाइजर ने स्टार्ट किया और बुर्किना फासो ने स्टार्ट किया है। रीजन क्या है स्टार्ट करने का? देखिए यहां पर एक रीजन ये है कि लिप्टाको गोरमा रीजन, ठीक है। लिप्टाको गोरमा रीजन जो है ये न्यूज में आ सकता है कि वेयर इट इज लोकेटेड नेक्स्ट ईयर 2024 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 के प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, लिप्टाको गोरमा रीजन। रीजन क्या है? यहां पर जो है ये एक ऐसा रीजन है जहां पर इलीगल वेपन्स का ट्रेड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जिहादी एलिमेंट बहुत ज्यादा है, टेरर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मिलिट्री आउटपोस्ट को भी रैवेज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जहां की मिलिट्री जिस रीजन में सुरक्षित ना हो तो उस रीजन की स्थिति, उस रीजन का लॉ एंड ऑर्डर किस लेवल का होगा। यहाँ पे लिप्टाको गोरमा रीजन जो है इसकी वजह से ये टॉपिक पढ़ना है हमें, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में बना रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है साहेल सिक्योरिटी अलायंस के बारे में हमने जाना, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूं आपको, थोड़ा पिक्चर आपका क्लियर होगा, ठीक है। दिस इज लिप्टाको गोरमा रीजन। आपका लिप्टाको गोरमा रीजन जो है ये यहाँ पे, दिस इज माली, दिस इज नाइजर, दिस इज बुर्किना फासो। तो ये हम मैप देख रहे हैं आपका अफ्रीका का, ठीक है। तो अफ्रीका के मैप में ये आपका यहाँ पे ये सेनेगल है, यहाँ पर ये आपका सूडान है, सूडान के नीचे साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन देयर इज दिस, ये इथियोपिया है आपका, यहाँ पर ये इरिट्रिया है। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि जो अफ्रीका का मैप है तो उसमें हर जगह कहीं ना कहीं कुछ तो इश्यूज हैं, लेकिन प्राइमरली ये जो है लिप्टाको गोरमा रीजन, यहाँ पर जिहादिस्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से जो है इश्यूज पेरिनियली बने हुए हैं यहाँ पर, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो माली, नाइजर और बुर्किना फासो हमने देखा यहाँ पर कैसे कौन किसको बॉर्डर कर रहा है, हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर नाइजीरिया है कंट्री, इसके नीचे कैमरून आता है और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज लगातार आपको पढ़ते रहने होंगे, ठीक है। तो मैपिंग जब भी करिए तो थोड़ा इन डिटेल देखिए चीजों को कि कहां पर क्या लोकेटेड है। अब ये जो है ये आपका साहेल रीजन है, कहीं ना कहीं ये आपका साहेल रीजन है। साहेल रीजन के ऊपर जो है ये सहारा डेजर्ट है आपका, ठीक है। ये आपका सहारा डेजर्ट है और इसके जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपका सवन्ना चालू हो जाता है, ठीक है। सवन्ना और ये नीचे है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ जाता है, इसलिए सवन्ना स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह से ये जो क्लाइमेटिक डिवीजन है, जो सीजनल और फॉरेस्ट वेजिटेशन का डिवीजन है, वो भी इसी से समझा जा सकता है, ठीक है। तो साहेल रीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है और यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट लिप्टाको गोरमा रीजन, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर फर्दर थोड़ा सा ये आपको जो लिखा हुआ है इसके बारे में बता दूं तो साहेल रीजन सेनेगल से सूडान की तरफ जाता है, मैंने आपको ब्रीफ किया अभी। ये ट्रांजिशनल जोन है सहारा के बीच में और ह्यूमिड सवानास के बीच में। और साहेल में कंट्रीज प्राइमरली कौन कौन सी हैं? मॉरिटानिया, दिस इज मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड एंड सूडान टू इरिट्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंट्रीज जो हैं जिनका मैंने नाम लिया है अभी, ये आप सीधे मैप में देखो, इससे क्लियर होगा आपको आइडिया। मॉरिटानिया, दिस इज मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, इरिट्रिया। तो ये कंट्रीज के नाम देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसीलिए जो है इसको साहिल रीजन यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट,
आर थर्ड टॉपिक वुड बी इस ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये भी मैंने साहिल सिक्योरिटी अलायंस की वजह से पिक किया हुआ है। रीजन क्या है, ये न्यूज में बना हुआ था और ये कभी भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम होकर आ सकता है, ठीक है। ये 2007 में स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, इट वाज स्टार्टेड इन 2017। रीजन क्या है, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में ये टोटल 8000 किलोमीटर 8000 किलोमीटर का एक ग्रीन स्ट्रेच प्रिपेयर किया जा रहा है इसमें, ठीक है। 8000 किलोमीटर का ग्रीन स्ट्रेच यानी कि ग्रीन कवर दिया जाएगा, बिकॉज यू नो कि सहारा डेजर्ट की अभी हमने बात की, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट डेजर्ट होने की वजह से वहां पर एक चैलेंज रहता है कि भाई लोगों की लाइफ जो है वो बिल्कुल भी सुकून में नहीं रहती है, ठीक है। मतलब दे आर कंटिन्यूसली in some kind of anxiety, in some kind of issues that they are facing because of the hot weather out there, ठीक है। डेजर्ट की वजह से प्रॉपर वेजिटेशन नहीं है, प्रॉपर कल्टीवेशन एग्रीकल्चर नहीं है और उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है उसमें सहूलियतें नहीं है ज्यादा। ग्रीन कवर की वजह से वाटर क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जाएगा, वहां पे लैंड डिग्रेडेशन के इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, डिजर्टिफिकेशन को बढ़ने से रोका जाएगा। तो इसलिए ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2007 में। इट इज अ सिंबल ऑफ होप इन द फेस ऑफ प्लैनेट्स ग्रेटेस्ट थ्रेट्स, डिजर्टिफिकेशन। तो ये डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, ठीक है। अब ये इंप्लीमेंट कहां हो रहा है, 22 कंट्रीज में इंप्लीमेंट हो रहा है अफ्रीका की, और उनमें से कुछ कंट्रीज कौन सी हैं, वही हैं जो हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा, बुर्किना फासो, सूडान, चैड, जिबूटी, एरिट्रिया, इथियोपिया, माली, मॉरिटेनिया, नाइजर, नाइजीरिया एंड सेनेगल, ठीक है। तो ये जो साहेल रीजन वाला है इसी में ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है आपका। ये मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज सेनेगल, दिस इज जिबूटी और ये ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। तो ये ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है इस पूरे रीजन को डिजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट होने से रोकेगा, यानी डिजर्टिफिकेशन को अरेस्ट करेगा। डिजर्टिफिकेशन हो क्यों रहा है भाई, ये है आपका सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट जो है धीरे धीरे जो है इसकी तरफ नीचे की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल इसका एक्सपेंशन हो रहा है, शिफ्ट तो नहीं, एक्सपेंशन बोलेंगे। तो जब ये साउथवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है तो इसकी वजह से साहेल रीजन जो है इट इज प्रोन टू डिजर्टिफिकेशन। इसको रोकने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हो सकता है कल को फैक्ट्स में पूछ ले, या फिर आपके मेंस का है, जो GS3 का मेंस का पेपर है, तो GS3 के मेंस के पेपर में जब एनवायरनमेंट की आप बात करोगे या फिर दूसरे इश्यूज की बात करोगे, ड्रॉट की बात करोगे, डिजर्टिफिकेशन की बात करोगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप इसको कोट कर सकते हो, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन, यस, तो इसको आप कोट कर सकते हो, इन फैक्ट्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को कोट कर सकते हो कि यस the world community is taking various measures to address this kind of issues and some of them are कि 2030 तक क्या क्या रोकना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ करेंटली डिग्रेडेड लैंड, ठीक है, रिस्टोर करना है उनको, ठीक है, जो अभी डिग्रेड हो चुके हैं। तो 100 मिलियन हेक्टेयर लैंड्स को उनमें से रिस्टोर करना है, ठीक है। सेकंड वुड बी सीक्वेस्ट्रिंग 250 मिलियन टन ऑफ कार्बन, 250 मिलियन टन के करीब जो कार्बन है उसको सीक्वेस्टर करना। सीक्वेस्टर मतलब एक जगह बंद कर देना, कार्बन को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, रोक देना, दबा देना, ठीक है, उसको सीक्वेस्टर बोलते हैं। तो सीक्वेस्टरिंग 250 मिलियन टन ऑफ कार्बन एंड क्रिएट 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स, और 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स यानी 1 करोड़ ग्रीन जॉब्स भी क्रिएट करनी है। कब तक करनी है, 2030 तक करनी है, ठीक है। किस प्रोजेक्ट के तहत करना है, ये आपका ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत करना है, ठीक है। तो होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट आपका है क्या। यहाँ पर फोटो आपने देख ली है, मुझे लगता है पिक्चर आपको क्लियर होगी यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल एक्सेलरेटर। ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी लगातार पूछता रहता है, जो कि बहुत न्यूज में तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कभी कदार एक बार न्यूज में आ जाएंगे और उसके बाद उनका रेलेवेंस चूंकि रहता है तो वो दोबारा पेपर में भी देखने को मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो ये पहली बार लॉन्च कब किया गया था, 2021 में लॉन्च किया गया था। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, 2021 में। ग्रेट ग्रीन वॉल एक्सेलरेटर, इसके अंदर फाइनेंसेस को प्लेज किया गया था कि भाई ग्रेट ग्रीन वॉल जो है उसकी तरफ उसकी मदद करने के लिए फाइनेंसेस जो वर्ल्ड कम्युनिटी देगी, वर्ल्ड नेशंस देंगे, तो वो कितना देंगे, तो दिस इज $14.3 बिलियन, ठीक है। इतना तब प्रॉमिस किया गया था। अभी इट हैज बीन रेज्ड अराउंड लाइक अबव $50 बिलियन, ठीक है। अभी ये $50 बिलियन के ऊपर रेस किया गया। अब एक्सेलरेटर का मेन काम क्या होगा, ये मेन काम जो है इसका इन्वेस्टमेंट्स जो किए जाएंगे उनको मॉनिटर करना और उनको प्रमोट करना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स जो है उनको मॉनिटर और प्रमोट करने की जिम्मेदारी ग्रेट ग्रीन वॉल एक्सेलरेटर की है, जो कि वन प्लैनेट समिट 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। पहला पिलर क्या है, अब इसमें कौन कौन से पिलर्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट्स होने हैं, तो पहले इन्वेस्टमेंट जो है वो
फार्म्स में होना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल एंड मीडियम साइज फार्म्स, फायदा क्या होगा इससे, ये सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मदद करेगा और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्राइमरली है, ठीक है। सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होगी तो फूड इनसिक्योरिटी जो है, फूड इनसिक्योरिटी उसको डिक्लाइन करेगा, ठीक है, उसको डिक्लाइन करेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से फूड इनसिक्योरिटी को रिड्यूस करने के लिए, दूसरा इसका पिलर क्या है, दूसरा इन्वेस्टमेंट कहां पे होने वाले हैं, लैंड रिस्टोरेशन के लिए होने वाले हैं, ठीक है, लैंड रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो इकोसिस्टम्स पे फोकस करेंगे। एज यू नो, आप एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इकोसिस्टम बहुत सारी सर्विसेज हमको देता है। पानी उसमें सबसे प्रमुख है, उसके बाद फ्रेश एयर जो है वहां से निकलती है, जड़ी बूटियां हैं आपकी, मेडिसिनल हर्ब्स हैं। तो इस तरीके से इकोसिस्टम अपने आप में जो है कहीं किसी भी रीजन का हो, वो वहां के लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए एक तरीके से वरदान होता है, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, लैंड को रिस्टोर करेंगे, ठीक है। थर्ड पिलर इसका क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो रेन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना है इनको और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। पिलर 4 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि गवर्नेंस जो है हमको वो इफेक्टिव बनानी है। किस तरीके से बना सकते हैं हम, तो ये इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से बना सकते हैं। जो गवर्नेंस का इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको इस तरीके से मोल्ड किया जाए, रीशेप किया जाए, जिससे कि वो सस्टेनेबल बन सके, ठीक है, और आगे की टाइम के लिए जो पोस्टेरिटीज होंगी, फ्यूचर जनरेशन होंगी, उनके लिए भी रिलायबली काम करे और आज की डेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको सस्टेनेबल बनाने में मदद कर सके, ठीक है, उसको रेन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करने में मदद करे, ठीक है। उसके बाद लास्ट थिंग इज अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इस पे फिर लास्ट चीज जो होगी कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए। तो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। ये डेफिनेटली आप देख लेना कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, क्योंकि CSE 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट है काफी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। काओबल गली पास की अगर मैं बात करूं, यहां पर काओबल गली पास ये न्यूज में था अभी रिसेंटली। क्यों न्यूज में था, क्योंकि इस रीजन को अभी लॉन्च किया गया है, वापस से स्टार्ट किया गया टूरिज्म के लिए, ठीक है। तो काओबल गली पास है कहां पर और कौन से रीजन को टूरिज्म के लिए स्टार्ट किया गया है, इस टॉपिक की बात करते हैं। तो काओबल गली जो है इट इज द हाईएस्ट पास एट ए हाइट ऑफ 4166 मीटर्स, ठीक है, हाईएस्ट पास है। लेकिन कहां पर है, ये गुरेज में है। गुरेज आपका खुद कहां पर है, ये नॉर्थ कश्मीर में है, जो कि मैंने नीचे लिखा भी हुआ है यहाँ पर। ये नॉर्थ कश्मीर में गुरेज वैली आपकी आती है, ठीक है। तो वहां पर काओबल गली है आपका और ये उस रोड पर है। देयर इज दिस 130 किलोमीटर्स रोड, ठीक है, 130 किलोमीटर्स रोड विच कनेक्ट्स मुश्को वैली विद गुरेज वैली, ठीक है। तो गुरेज वैली को कनेक्ट करते हैं और इसी 130 किलोमीटर्स पे ही ये जो है आपका काओबल गली पास लोकेटेड है, ठीक है। तो काओबल गली के पास इस पे लोकेटेड है। अब ये मुश्को वैली कहां पर है और गुरेज वैली क्यों फेमस है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मुश्को वैली की अगर मैं बात करूं तो ये पहली चीज है, ये कारगिल एरिया है, आप सभी को पता होगा, आप भारतीय हैं तो कारगिल वॉर 1999 में हुई थी और उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत डिटेल होगी। अगर आप हाल ही की पैदाइश हैं और अगर आप पुराने हैं तो आपको बहुत अच्छे से वो समय याद होगा कि वो कंट्री किस तरीके से एक साथ मिलकर उस समय को फेस किया था पूरी कंट्री ने, और उसके बाद हमने वहां पर विजय पताका भी फहराई थी, ठीक है। तो 1999 में जब कारगिल का दौर था, कारगिल वॉर का टाइम हो रहा था और उस समय लड़ाई हो रही थी, तो उसी समय जो है ये मुश्को वैली काफी न्यूज में था और अभी फिर से ये न्यूज में आया है, लेकिन इस बार किसी अलग रीजन की वजह से, ठीक है। इस बार इस रीजन को टूरिज्म के लिए ओपन किया गया है, which in itself shows the progressive mindset of the entire कश्मीरी रीजन, लद्दाख रीजन, ठीक है। और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर रीजन को ओपन कर रहे हैं और वहां पे एक सिक्योरिटी का माहौल बना हुआ है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी का जो माहौल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेवल के डेवलपमेंट के लिए, और बहुत ही फक्र से बोलता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है कि आज वहां पर इस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो मुश्को वैली जो है वो कारगिल के द्रास सेक्टर में लोकेटेड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वैली ऑफ वाइल्ड टुलिप्स, ठीक है। ये फ्लावर्स जो है यहाँ पर, ये फ्लावर्स आपको वहां पर देखने को बहुत ज्यादा तादाद में मिलते हैं, इसीलिए इसको वैली ऑफ वाइल्ड टुलिप्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे एंडेंजर्ड हिमालयन यू भी है, ठीक है। एंडेंजर्ड हिमालयन यू जो है वो आप किस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर एंडेंजर्ड हिमालयन यू जो है ये एक तरीके का मेडिसिनल हर्ब होता है, ठीक है, और यहाँ पर पाया जाता है। इसके साथ साथ ये और कहाँ पर पाया जाता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये और जगह जो है वो हिमाचल प्रदेश है आपका, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे भी पाया जाता है। कश्मीर लद्दाख मैंने अभी बताया। अब हिमाचल प्रदेश में भी जो है खोखन
खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी न्यूज़ में था। यहाँ पर रिसर्च चलती है, यहाँ पर रिसर्च किस चीज़ पे चलती है, हिमालयन यू के ऊपर जो है रिसर्च चलती है कि किस तरीके से ये अभी हमारे काम आ सकता है, ये जड़ी बूटी किस लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इस समय इट इज फेसिंग द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, ये एक्सटिंक्शन की कगार पे 2019 के अंदर द हिंदू और बाकी की न्यूज़पेपर्स में भी खबर निकली थी कि इसको एक्सटिंक्शन से बचाने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की जरूरत है कि अब दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की इसके कंजर्वेशन को लेकर, व्हेन वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑन ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किशनगंगा रिवर की बात करते हैं। टोटल 245 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है और ये तुलाल वैली से जाती है और गुरेज वैली से जाती है। चूंकि गुरेज वैली से ये होकर गुजरती है इसलिए किशनगंगा को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब मुश्को वैली को वापस से डिटेल में वही चीज जो मैंने वहां पे बता रहा था वो यहाँ पर है, लेकिन ये पौधे दिखाना जरूरी था, ये मेडिसिनल हर्ब दिखाना जरूरी था। दिस इज अबाउट दिस मेडिसिनल प्लांट हिमालयन यू, ये इसकी फोटो है यहाँ पे। आप देखोगे तो इससे थोड़ा सा मेमोरी में बैठने में आसान रहता है कि भाई एग्जैक्टली हिमालयन यू होता क्या है, क्योंकि जब हम किसी चीज को सामने से देखते हैं तो हमारा दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, ठीक है। तो ये एक पौधा है और बहुत ही प्यारा पौधा है, ठीक है, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो होप दिस इज क्लियर। मुश्को वैली कल को क्वेश्चन आ जाता है कहां पर लोकेटेड है तो आपको क्लियरली आइडिया है। मुश्को वैली के साथ में अगर खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्वेश्चन आ जाता है तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। मैच द फॉलोइंग जो होता है एमसीक्यू यूपीएससी का, तो उसमें जनरली क्या करते हैं ये लोग, एक साइड आपके नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे देते हैं, दूसरी साइड आपको जो है स्टेट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक तरफ होता है नेशनल पार्क और दूसरी तरफ स्टेट, ठीक है। तो इससे जो है आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है 1, 2 एंड 3, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सम ऑफ यू माइट बी फेमिलियर विद इट हु हैड ऑलरेडी गिवन अटेम्प्ट्स, और जिन्होंने नहीं दिया है तो और प्रीवियस क्वेश्चंस भी नहीं देखे तो उनको इससे बेहतर आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मुश्को वैली के बारे में आपने जाना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये गुरेज वैली की हम बात कर रहे थे। अब गुरेज में कौन कौन से तरीके के फाउना मिलते हैं, तो स्नो लेपर्ड इज वन, आइबेक्स इज अनदर, मस्क डियर इज देयर, मार्मोट्स आर देयर ऑफ द हिमालयस, ठीक है। तो हिमालय रीजन में ये सारी चीजें गुरेज वैली नॉर्दर्न कश्मीर में हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हिमालयन ब्राउन बियर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये फोटोज हैं, ये फोटोज आप जरूर से देखिए क्योंकि इससे हमारी मेमोरी में ये बैठ जाता है कि कौन सा फाउना जो है वो कैसा दिखता है और इससे हमें रिकॉल करने में बहुत इजी हो जाता है। दिस इज आइबेक्स, ठीक है, ये आइबेक्स के सींग होते हैं आपके, ठीक है, ये सींग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसके सींग होते हैं। जबकि मस्क डियर जो है उसके आप देख पा रहे हैं उसके सींग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर ये मार्मोट्स हैं आपके, क्यूट हैं, छोटे से हैं और अच्छे हैं, ठीक है। और ये स्नो लेपर्ड, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद इट दिस फाउना। तो ये गुरेज जो है आपका, यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टाइगर हिल की बात करते हैं अभी, ठीक है। टाइगर हिल जो है ये भी एसोसिएटेड टॉपिक है इसी न्यूज आइटम का। टाइगर हिल जिसको 0.5062 भी बोलते हैं, 5062 टाइगर हिल को बोलते हैं। टाइगर हिल वही हिल है जिसके लिए जिसको हमने जीता था 1999 की कारगिल वॉर में, हमने जीता था इसको। एंड दिस इज अ माउंटेन इन द द्रास कारगिल एरिया ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो ये द्रास कारगिल एरिया में लोकेटेड है। Tiger Hill saw a brutal battle between India and Pakistan in 1999 Kargil War, which took place in मुश्को वैली। तो मुश्को वैली यहाँ पर टाइगर हिल इसमें लोकेटेड है और यहाँ पे फ्लावर मीडोज हैं, जैसे कि मैंने बोला वैली ऑफ वाइल्ड टुलिप्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये चीजें आपकी मेमोरी में जानी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स का वो कई बार जो फ्रेम होता है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके के ऑलरेडी आ रखे हैं यूपीएससी में, जब कोर्ट्स में वो स्टेटमेंट दे देते हैं आपको, यूपीएससी में स्टेटमेंट्स दे देते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद ऑप्शंस दे देते हैं विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो उसमें पहला ऑप्शन दे देंगे कि भाई ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, मतलब स्टेटमेंट वो सेंचुरी के बारे में दे देंगे या वहां पे पाई जाने वाली चीजों के बारे में बता देंगे, रिवर के बारे में बता देंगे, फिर वो रीजन के बारे में पूछ लेंगे, इधर रीजन और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरीके से क्या है कि वो 1, 2, 3, 4 में ये चीजें दे देते हैं और फिर जानना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है इनमें से किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है। सो वी शुड बी लर्निंग थिंग्स इन ए मैनर कि भाई आगे जब भी क्वेश्चन आए तो हम कहीं ना कहीं उसकी ज्योग्राफी, उसके बारे में आइडिया लेकर एक आंसर तक हम पहुंच जाएं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट माय मोटो इज, टू मेक यू लर्न इन डेप्थ सो दैट यू डू नॉट मिस द चांस ऑफ
अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस राइटली विच यू आर फेमिलियर विद, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको चीजें पता तो होती हैं लेकिन हम गलत टिक मार के आ जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले टाइम में जो भी हम लर्न करें वो इस तरीके से लर्न करें कि वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक बसे, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट द जिद्दी विद्यार्थी मेंटरशिप प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। आई पर्सनली हैव इनिशिएटेड दिस थिंग 2 months back and now we are moving forward with a lot of students and इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। इसमें जो है पहली चीज की आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, ठीक है, आप किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, दैट इज कंप्लीटली माय टास्क, ठीक है। मैं आपको परमानेंटली गाइड करता हूं थ्रू आउट, हर जगह आपको गाइड करता हूं कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए यूपीएससी की जर्नी में आप अपनी, और किस टाइम पे कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कौन सा करंट अफेयर्स फॉलो करना है। प्राइमरली आई विल बी टेकिंग द करंट अफेयर्स, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। उसके साथ में आपको जो भी चैलेंजेस होते हैं नोट मेकिंग से लेकर लर्निंग तक, दैट आई विल बी डीलिंग विद। सेकेंडली इवैल्यूएशन पार्ट, इसके अंदर आपका जो है ये जनरल स्टडीज का और एसए का इवैल्यूएशन पूरा होता है, प्लस गाइडेंस होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपको, और वो आंसर राइटिंग जो आप मेरे को इवैल्यूएशन मतलब आप कॉपीज जब देते हो तो वो मैं पर्सनली इवैल्यूएट करता हूँ, वो आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपकी कमियां हैं जिससे कि वो इश्यूज को आप एड्रेस कर सको। थर्डली रूटीन, हाँ ये एक चीज जो है ये थोड़ा सा मेरे साथ रिजिड है एक्चुअली, द पर्सन हु डज नॉट फॉलो अ रूटीन, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मैं उसको ज्यादा ना करता हूं या पुश करता हूं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि जनरली जब आप एस्पायरेंट होते हो तो आप टाइम की वैल्यू शायद नहीं उतनी करते हो सही से, ठीक है। और यही रीजन है कि कई सारे अटेम्प्ट इंसान को लग जाते हैं, एक एस्पायरेंट को लग जाते हैं पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आई डू नॉट वांट कि ये डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से जो है वो कोई भी बच्चा मेरा इस एग्जाम की रेस से बाहर हो जाए, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि आप अगर किसी भी तरीके से मेंटरशिप में आएंगे तो आप अपने को रिजिडली अपना जो बिहेवियर है थोड़ा वो डिसिप्लिन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। मतलब कॉन्शियसली आप लेके जाएंगे। चैलेंजेस होते हैं क्योंकि लर्निंग फेज है, स्टूडेंट की लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहते हैं इस तरीके के, पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल टाइम मैनेजमेंट वो सही से अच्छा नहीं कर पाते हैं, बट देन आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। After that guidance, yes definitely guidance would always be there by me or by the selected officers of the UPSC, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। ये अभी 2024 अटेम्प्ट और 25 अटेम्प्ट के लिए ओपन हो रखा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लेट मी नो। आई हैव ऑलवेज प्रोवाइडेड एवरीथिंग ऑन एवरी पेज ऑफ दिस स्लाइड। हियर यू हैव माय टेलीग्राम चैनल जिद्दी विद्यार्थी, Ziddhi_Vidyarthi_IAS, that is my telegram channel's name. Personal telegram ID is @ZiddhiVidyarthi01. This is my mobile and WhatsApp number. This is my personal number. I pick this up, so you can drop a call or a message up here. ठीक है, 7428442421. After that, we have also started one essay test series, crack the essay code. ठीक है, this is CEC. क्रैक द एसए कोड सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज 2024, ठीक है। तो अभी इसका कल पहला टेस्ट है 15 अक्टूबर को, फिर उसके बाद 5 नवंबर को सेकंड है, थर्ड इज ऑन 26 नवंबर, फोर्थ इज ऑन 17 दिसंबर, फिफ्थ इज ऑन 14th ऑफ जनवरी, ठीक है। तो दिस इज द क्रैक द एसए कोड। तो ये जो एक एसए की टेस्ट सीरीज है, तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट सीरीज दैट वी आर स्टार्टिंग एंड वी आर trying to evolve the learning of essay writing into the candidates, ठीक है। कई बार होता क्या है कि आपको बेसिक आइडिया होता है, चीजों के बारे में पता होता है, कोई क्लास लगा रखी होती है, बट देयर इज नोबडी हु कैन पर्सनली गाइड यू अबाउट दीज एस्पेक्ट्स ऑफ योर लर्निंग, ठीक है। तो एसए के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसके बारे में इन डेप्थ लर्निंग होने वाली है। आई विल बी टेकिंग द 5 क्लासेस ऑफ ऑल दीज एसए, all these essay papers, plus we will have 5 Zoom sessions with already cleared UPSC selected officers। तो वो लोग आपका जो है Zoom सेशन पे डाउट रेजोल्यूशन लेंगे। उसके साथ में ही ओरिएंटेशन क्लास भी होने वाली है कि हाउ टू अप्रोच एसए पेपर, एंड लास्टली whatever material that is needed for preparation of essay answer writing, ठीक है, कि एसए के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके पेपर में, तो दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड हियर, ठीक है। So this is about essay test series and this is the features कि selected candidates हैं। हाँ exactly, evaluation will be done, all the 5 essays will be done by selected candidates only। जिन्होंने ये पेपर निकाला हुआ है और अच्छे नंबरों के साथ निकाला है essay में, they will be only evaluating it, ठीक है। इसके सिवा जो है early bird offer is there and first 100 students enrolling will have a huge discount, ठीक है। We have kept the fees normally at 2500 initially, but we have already given a discount of 700 again
टू फैसिलिटेट कि ये हमारा पहला टेस्ट सीरीज है, पहला स्टार्ट है, सो दैट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद ये पहुंचा सकें कि वो कम से कम एटलीस्ट एसए में जो है अब वो आगे बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, ठीक है। तो इसके लिए ये प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा स्लैश किया गया है और इसके एवज में जो भी आपकी लर्निंग है वो पर्सनल लेवल पे आपका गाइडेंस थ्रू आउट बना रहेगा, ठीक है। वॉट एवर लेसन्स डू यू नीड, वॉट एवर काइंड ऑफ मेंटरशिप दैट यू विल बी सीकिंग, इट विल ऑलवेज बी देयर विद यू। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लूंगा और ये सेशन हम अभी रैप अप करते हैं। पहला लेक्चर आज का खत्म हो रहा है एंड इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत और ख्याल रखिए अपना। हमेशा जो मैं अपने बच्चों से बोलता हूँ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खुश हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है। डजेंट मैटर कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है चीज़ें और किस तरीके के इश्यूज हैं, क्या फिनेंसेस हैं, ये सबसे अलग एक हमारी खुद की पर्सनल लाइफ होती है और उस पर्सनल लाइफ में हम हमेशा खुश रह सकते हैं अगर सिर्फ नीयत हमारी साफ है, ठीक है। तो अगर आप ये हेल्दी रहोगे हमेशा तो यकीन मानो आप हैप्पी रहना आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं और अल्टीमेटली आपकी सारी मेहनत जो है वो दो ही रीज़न से है। पहला रीज़न है कि आप खुश रहें, दूसरा रीज़न है आप कुछ बदलाव लाएं। किसी भी फॉर्म का बदलाव हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, लेकिन बदलाव लाने के लिए ही आप ये सारी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ खुश रहने के लिए, खुश रहने के दोस्तों पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। खुश आप कैसे भी रह सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमेशा खुश रहना बहुत ज़रूरी है और इससे ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके परिवार वालों की सेहत, आपके दोस्तों की सेहत भी अच्छी रहती है। जब आप अच्छे माहौल में होते हो, अच्छा सोचते हो, तो उसी तरीके से आपकी आगे की लाइफ भी जो है वो अच्छी बनती चली जाती है। तो हमेशा मुस्कुराते रहो यार और पढ़ाई करते रहो और फिर आगे के लेक्चर्स के साथ मैं फिर से आऊँगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जिद्दी विद्यार्थी की तरफ से सभी को नमस्कार।